हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूं। तो ये पेपर है 21 जनवरी 2024 वाला, यानी ये लास्ट पेपर है ऑफलाइन, अभी हुआ था ये जनवरी में। तो इसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करा देती हूँ। आज ये मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लास्ट वीडियो है। मैंने सभी पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सारे ऑफलाइन वाले पेपर करवा दूंगी और मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। सभी ऑफलाइन वाले पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, उसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन थे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषताएं होनी चाहिए? पहला है यह सटीक होनी चाहिए। दूसरा है यह अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके। तीसरा है बच्चे की नैदानिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। और चौथा है यह अत्यधिक प्रावधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से सही लिखे हुए हैं विकल्प। इसमें लिखा है यह सटीक होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, पहला इसमें सही है। उसके बाद यह अस्पष्ट होनी चाहिए ताकि विषय में खुलापन जोड़ सके, ये गलत है। यदि भाषा अस्पष्ट होगी तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे? बी गलत है। बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और यह अत्यधिक प्रावधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता मिलेगी, ये भी गलत है। ए और सी इसमें सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 में 5 को इस प्रकार, यानी 26 में गुणा करना है 5 का, तो उसने इस प्रकार हल किया है। निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा? पहला है एक अंक की एक अंक से गुणा। दूसरा है पुनर्समूहीकरण की अवधारणा। तीसरा है पहाड़ों का प्रत्यय स्मरण। और चौथा है एकेकी संगति। तो पहाड़े तो वह सही पढ़ रहा है, 5 का 6 में किया उसने 30 लिख दिया, और 5 का 2 में किया 10 लिख दिया। पहाड़े तो उसे याद है, तो पहाड़ों का प्रत्यय स्मरण कराना ये तो गलत ही हो गया। एक अंक की एक अंक से गुणा, ये भी गलत है। पुनर्समूहीकरण की अवधारणा, दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। पुनर्समूहीकरण क्या है? यह गणित में एक मौलिक अवधारणा है जिसे विशेष रूप से बहुअंकीय संख्याओं को जोड़ने और गुणा करने जैसे कार्यों में लेना या उधार लेना भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि एक हासिल इससे उधार ले ली, तो वही कहलाता है पुनर्समूहीकरण। बच्चे ने इसमें क्या किया है? हासिल नहीं लगाई है, तो उसे पुनर्समूहीकरण की अवधारणा उसके लिए सबसे उपयुक्त होगी, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है? पहला है एकेकी संगति। दूसरा है पदानुक्रमित समावेशन। तीसरा है मूलभूत संक्रियाएं। एकेकी संगति क्या होता है? इस अवधारणा में एक वस्तु का एक अंक से मिलान करना या शब्द गिनना शामिल होता है, तो ये तो सही है। पदानुक्रमिक समावेशन ये क्या होता है? इससे तात्पर्य होता है कि संख्याएं छोटी संख्याओं से बनी हैं और बड़ी संख्याओं का हिस्सा होती हैं, तो ये कहलाता है पदानुक्रमिक समावेशन। तो ये भी इसमें सही है। आरंभिक संख्या अवधारणा बनने से संबंधित पूछा गया है। मूलभूत संक्रियाएं ये क्या होता है? तो मूलभूत संक्रियाएं हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। लेकिन पूछा गया है आरंभिक संख्या अवधारणा बनने से, तो इसमें ए और बी सही होगा, यानी कि तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे उपयुक्त हैं? लिखा है, संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण
प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। बी में लिखा है यह बच्चों में गणितीय समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी नहीं है। और सी में लिखा है संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त है वह पहला यानी कि ए कथन है। संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चों को सुगम बनाने के शिक्षक के विचारपूर्ण प्रयासों से उनकी गणितीय समझ को बढ़ावा मिल सकता है। ये दो गलत लिखे हुए हैं, केवल ए इसमें सही है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। पहला है वैधता, दूसरा है व्यवहारिकता, तीसरा है विश्वसनीयता और चौथा है सुसंगति। तो शिक्षिका क्या सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं तब मूल्यांकन के वह वैधता का उपयोग करती है। पहला विकल्प इसमें सही है। वैधता क्या होता है? वैधता वह सीमा है जिससे कोई परीक्षण उस चीज को मापता है जिसे वह मापने का दावा करता है। यानी कि जब एक शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि एक परीक्षण अपने उद्देश्यों और मानदंडों को पूरा करता है तो वह परीक्षण की वैधता की जांच होती है। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। व्यवहारिकता क्या होता है ये भी जान लीजिए, जो 3 विकल्प लिखे हुए हैं। तो व्यावहारिकता से तात्पर्य किसी परीक्षण को संचालित करने, स्कोर करने की सुविधा से है। यह समय, लागत और उपयोग में आसानी जैसे कारकों पर विचार करता है। तो ये हो गया व्यवहारिकता। विश्वसनीयता क्या होता है? विश्वसनीयता समय के साथ और विभिन्न प्रशासनों में एक परीक्षण की स्थिरता या स्थिरता को संदर्भित करती है। सुसंगति क्या है? सुसंगति विश्वसनीयता से संबंधित है और अक्सर इसका उपयोग परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? पहला विकल्प है असफलता का अर्थ यह नहीं होता कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। दूसरा है सभी गणित सीख सकते हैं। तीसरा है गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता। और चौथा है अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। प्रश्न का उत्तर आप विकल्प पढ़कर ही समझ जाएंगे। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे उत्साहित करना चाहिए ताकि गणितीय विचारों को विकसित किया जा सके। और इसमें लिखा है कि यह गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। तो यही सबसे कम उपयुक्त है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है। पहला है संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, दूसरा है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम, तीसरा है संज्ञानात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक आयाम और चौथा है भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम। तो एनसीईआरटी 2005 शिक्षार्थियों का आकलन को शामिल करता है संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम को शामिल करता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है। निम्नलिखित में से इसमें सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान। दूसरा है विभिन्न विषयों जैसे कि गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी और पारंपरिक तरीके। तीसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान, कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा। और चौथा है विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। तो इसमें पूछा गया है कि क्या सम्मिलित नहीं है। तो पहला सम्मिलित है आधुनिक भारत के प्रति
प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, दूसरा भी सम्मिलित है, तीसरा भी सम्मिलित है, लेकिन चौथा जो लिखा है कि विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, ये NEP 2020 भारत के ज्ञान के बारे में सम्मिलित नहीं है और नहीं है पूछा गया है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? तो जो सबसे कम उपयुक्त है इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने में, वह पूछा गया है। पहला है डीन्स ब्लॉक्स, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है गिनतारा और चौथा है स्थानीय मान चार्ट। तो मुद्रा जो है सबसे कम उपयुक्त है, दूसरा विकल्प इसमें सही है, मुद्रा। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला है, ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों। दूसरा है, यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। तीसरा है, इस तरह के विकल्प प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने का अवसर मिलता है जो उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान हो। और चौथा है, यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि गलत पूछा गया है? तो इसमें दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा कि यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। ये सत्य नहीं है, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? पहला है, गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। दूसरा है, चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। तीसरा है, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। और चौथा है, विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते। तो कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 में ये एक सवाल दिया गया है, घटाने का सवाल है, को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से 1 उधार लेना पड़ेगा, तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पहला है, अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए। दूसरा है, अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। तीसरा है, अध्यापिका को बच्चे को कहना चाहिए कि घटाव की कलन विधि सीखने पर ध्यान दे। और चौथा है, अध्यापिका को बच्चे के प्रश्न को नजरअंदाज करके अपना काम जारी रखना चाहिए। तो अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए, गलत है। अध्यापिका को उधार शब्द बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए, दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है? पहला है, इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सकता है। दूसरा है, इबारती सवाल गणितीय निदर्शन के उदाहरण नहीं होते। तीसरा है, इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। और चौथा है, इबारती सवाल गणित में कार्यविधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। तो इसमें जो सही है वह बताना है। पहला विकल्प ही इसमें सही है। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके।
तो इबारती सवाल क्या होते हैं इसके बारे में भी जान लीजिए। इबारती सवालों में वास्तविक दुनिया की स्थितियों को गणितीय अभिव्यक्तियों या समीकरणों में अनुवाद करना शामिल है। तो पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? पहला है विद्यार्थियों को बस या ट्रेन के समय की समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना। दूसरा है कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। तीसरा है विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। और चौथा है श्याम पट पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उनमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। तो आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं? पहला है सूत्रों को याद करना, दूसरा है पैटर्न का उपयोग करना, दृश्यीकरण और चौथा है संबंध स्थापित करना और निरूपण। तो इसमें प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है सूत्रों को याद करना सबसे कम प्रासंगिक है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। तो मैथ्स पेडागोजी के ऑफलाइन वाले पेपर में प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न हुए थे 2011 से 2024 तक मैंने सभी सॉल्व करा दिए हैं। आज ये लास्ट वीडियो है। तो मैथ्स पर पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।